सब लोग मुनासिब से होटल में शिफ्ट हो गए। सबने बाहर जाने का प्रोग्राम बनाया तो रुखसाना ने बाहर जाने से इनकार कर दिया। तुम लोगों ने जाना है तो चले जाओ, मैं इधर ही रहूंगी, मेरा मन नहीं है कहीं भी जाने को। तौकीर ने इसका हाथ थामकर उसे खड़ा किया। अगर कमरे में बंद हो जाओगी तो तरह तरह के ख्यालात तुम्हें सताएंगे। बाहर चलते हैं, हमें अपना जहन बदलना चाहिए। और ये हुरिया कहाँ है? वो कपड़े बदल रही है, रुखसाना ने कहा। कुछ देर बाद हुरिया ड्रेसिंग रूम से निकली तो सब उसे एक बार देखते ही रह गए। इसने कमीज शलवार के साथ बड़ा सा दुपट्टा ओढ़ा हुआ था और साथ हिजाब भी पहना हुआ था। इसने अपना हैंडबैग उठाया और इंतहाई शाइस्तगी से गुया हुई। आप लोग तैयार हैं तो चलते हैं। रुखसाना ने साहिल को आंखों ही आंखों में इशारा किया कि वो हुरिया का ये रूप भी देख ले। साहिल हैरान था, उसने पहली बार हुरिया को इस रूप में देखा था। यूं लग रहा था कि वो हुरिया है ही नहीं। तौकीर ने रुखसाना को साथ जाने के लिए मीना लिया और वो सारे सैरो तफरी के लिए निकल गए। लॉन्ग ट्रैक पर चहलकदमी करते हुए वो जोड़ों में तकसीम हो गए। उनके पास एक दूसरे से राब्ते के लिए मोबाइल थे, इसलिए जिसको जो साइड पसंद आई वो इस तरफ निकल गया। हैंडीकैम साहिल और हुरिया के पास था। वो दोनों चढ़ाई की तरफ चढ़ते हुए किसी पहाड़ पर पहुंच गए। यहाँ से अतराफ का नजारा बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा था। साहिल हैंडीकैम से वीडियो बना रहा था। इसने हुरिया की तरफ देखा जो इर्द गिर्द के नजारों की खूबसूरती में महू थी। साहिल ने कैमरा उसकी तरफ बढ़ाया। ये लो, अपनी पसंद के नजारे को इसमें महफूज कर लो। हुरिया कंधे उचटका कर इंतहाई मासूमियत से बोली, मुझे उसे इस्तेमाल करना नहीं आता। साहिल ने हैरत से कहा, किया, तुम तो वीडियो बनाने में बहुत महारत रखती थी। हुरिया मतजब्जुब सी कैफियत में घास पर बैठ गई। पता नहीं मैं किया थी और किया बिन गई हूँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। साहिल ने देखा कि हुरिया बातें करने के मूड में है तो वो इसके करीब बैठ गया। कभी ऐसा हुआ है कि कोई चीज या जगह देखकर तुम्हारे जहन में धुंधले से साए उभरने लगे हों? हुरिया ने साहिल की तरफ देखा। अम्मी अब्बू कहते हैं कि मैं अपनी याददाश्त खो चुकी हूँ, मगर मेरे जहन में कोई तो ऐसा अक्स हो जिससे मुझे लगे कि यही मेरे माँ बाप हैं। तुम्हें कौन सी चीज अपनी तरफ खींचती है मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। साहिल की बात सुनकर हुरिया की आंखों में नमी तैरने लगी। मुझे ऐसा लगता है कि अंकल तौकीर और आंटी रुखसाना मेरे वालिदैन नहीं हैं। वो घर भी मेरा नहीं है, मगर मुझे अपने वालिदैन अपना घर साफ साफ याद क्यों नहीं आता। मैं तो कहीं कोई लकड़ी कट्टा देखती हूँ। फिर एक गांव में कच्चा सा मकान दिखाई देने लगता है, इसमें हंसने और रोने की आवाजें और फिर कुल्हाड़ी से लकड़ी पर जरब लगाने की मुसलसल आवाजें गूंजने लगती हैं। मैं अपने कानों पर हाथ रखकर सर पर तकिया रखे इस तकलीफदह कैफियत से छुटकारा पाने की कोशिश करती हूँ। हुरिया ने अपने घुटनों पर सर रख लिया। साहिल ने इसका हाथ थामा। तुम ज्यादा ना सोचो, इधर आई हो तो एंजॉय करो। वापस जाएंगे तो डॉक्टर से ये सारी बातें करेंगे। हुरिया को समझा कि साहिल खुद सोच में पड़ गया। हुरिया जो कुछ कह रही है वो नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हुरिया की शख्सियत के दो पहलू और फिर ये बातें जरूर, उनके पीछे कोई बड़ा राज है। साहिल ने हुरिया की आंखों में झांका, जिनमें वो सफ़ाकी नहीं थी जो अक्सर हुरिया की आंखों में नजर आती। कभी खुद में अचानक बदलाव महसूस किया है? हुरिया ने अपने खुश्क लबों को तर किया। हाँ, अचानक ही छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है। ऐसा लगता मैं अक्सर बदल गई हूँ। प्लीज आप मुझसे और कुछ ना पूछें, मेरे सर में दर्द हो रहा है। ओके, आओ आगे चलते हैं। साहिल ने हुरिया का हाथ थामकर उसे खड़े होने के लिए सहारा दिया। क्योंकि पहाड़ की सतह खैर हमवार थी। रात के 11 बज रहे थे। सुबहान होटल के बाहर अभी तक लोगों की गहमा गहमी थी। जफर, तौकीर और दूसरे लोगों के साथ उसी होटल में ठहरे थे। साहिल ने बालाई मंजिल में कमरा लिया था। इसकी खिड़की से बाहर का नजारा बहुत खूबसूरत था। आसमान चमकमाते सितारों से भरा हुआ था। साहिल खिड़की खोले आसमान की तरफ देख रहा था। यूं महसूस हो रहा था जैसे वो उन सितारों को छू सकता है। अपनी इस नामुमकिन सी ख्वाहिश पर उसे विशा का ख्याल आ गया। बाहर के नजारे अचानक गायब हो गए और इसकी नजरों के सामने विशा का चेहरा छा गया। साहिल खुद से बातें करने लगा। हमारी आंखों के कुछ ख्वाब बस ख्वाब ही रहते हैं, कभी हकीकत का रूप नहीं धारते। मैंने विशा की खुशी के लिए उसे ठुकराया और तकदीर ने मुझसे मेरी खुशी ही चुरा ली। हुरिया की बातें कोई रास्ता दिखाने के बजाय हमें उलझा देती हैं। क्यों हमें कोई निशान नहीं मिल रहा? हमारे इर्द गिर्द होने वाले वाकयात के पीछे कोई तल्ख हकीकत छुपी है। ऐसे ही सोचों में खोए खोए साहिल बिस्तर पर लेट गया। इसे काफी थकावट महसूस हो रही थी। आंखें बोझल होने लगी। जल्द ही वो नींद की आगोश में चला गया। कमरे की खिड़की खुली हुई थी। रंगों से भरी एक खूबसूरत ततली कमरे में आई। साहिल गहरी नींद सो रहा था। ततली साहिल के चेहरे के करीब उड़ने लगी, फिर उसकी दोनों भनों के दरमियान में बैठ गई। साहिल ने झुरझुरी सी ली, मगर इसने आंखें नहीं खोली। फिर इसकी आंखें कोई ख्वाब देखने लगी। वो एक खूबसूरत वादी में है, जहाँ हर सौ सब्जा ही सब्जा है, जो खूबसूरत फूलों से भरा हुआ है।
ताहत नजर बागात ही बागात हैं। इस खूबसूरत माहौल में साहिल को अपने अलावा कोई दूसरा दिखाई नहीं दे रहा। फिर अचानक ही पाजीब की झुनकार की आवाज इसकी समात से टकराती है। वो आवाज की सिमत का तयन करने लगता है। फूलों से भरी बाड़ के करीब एक लड़की दिखाई देती है। साहिल खुद को माल्टे के दरख्त के पीछे छुपा लेता है और चोरी चोरी उसे देखने लगता है। वो लड़की सफेद लिबास में मलबूस थी। इसने सफेद बारीक कपड़े का फराक पहना हुआ था। इसने बड़ा सा दोपट्टा ओढ़ा हुआ था और नकाब में थी। इसके हाथ में 4 मुख्तलिफ रंगों के फूल थे। वो और फूल ढूंढ रही थी। शायद वो 7 रंगों के फूल इकट्ठे करना चाहती थी। साहिल की जानिब इसकी पुश्त थी। फूल ढूंढते ढूंढते वो सामने आई तो साहिल की दिल की धड़कनें जैसे एक बार रुक गईं। ये वही आंखें थीं जो ख्याल बनकर उसकी रातों में दीप की तरह जलती थीं। साहिल बेचैन हो गया। उसके दिल में आया कि वो आगे बढ़कर इस लड़की से बात करे। वो 1-2 कदम आगे बढ़ा तो एक सेहर अंगेज नजारे ने इसके कदम रोक दिए। लड़की ने 7 रंग के फूल अपने बालों में सजाए। उसके साथ ही किसी जादुई करिश्मे की तरह इसका सफेद लिबास 7 रंग की धारियों वाले डिजाइन में बदल गया। उसी साथ में तेज हवा चलने लगी। दरख्तों की टहनियां इधर इधर झूलने लगी। लड़की का आंचल हवा में लहराने लगा जिससे उसके चेहरे से नकाब उतर गया। वशा ने पलटकर साहिल की तरफ देखा। इसके चेहरे के तासुरात एकदम बदल गए। इसकी आंखों में साहिल के लिए बेपनाह शिकायतें थीं। इसने भागना शुरू कर दिया। हवा बहुत तेज थी। इसका आंचल उड़कर हवा में लहराने लगा। साहिल ने भी इसके पीछे भागना शुरू कर दिया। वशा, मेरी बात तो सुनो। मगर वशा एक पल भी रुकना नहीं चाहती थी। भागते भागते वशा का आंचल साहिल के हाथ में आ गया। जैसे ही साहिल ने उसे थामा, आंचल किसी रोशनी की तरह 7 रंगों की कज़ा में तब्दील होकर हवा में बिखर गया। साहिल ने वशा की तरफ देखा तो उसका भी जिस्म किसी हवाई वजूद की तरह 7 रंगों की रोशनी में तहलील होकर हवा में बिखर गया। साहिल हड़बड़ा के नींद से बेदार हो गया। इसकी आंखों के सामने झिलमिलाते 7 रंगों वाली तितली अपने खूबसूरत परों को लहरा रही थी। इसके नाजुक परों में वही 7 रंग थे जो ख्वाब में साहिल ने वशा के लिबास में देखे थे। इसकी निगाहें तितली के साथ साथ हरकत करने लगी। तितली उड़ती हुई खिड़की से बाहर चली गई। साहिल बेचैनी से खिड़की की तरफ लपका। तितली हवा में कहीं गायब हो गई। एक अजीब सा शाबा इसके मन को छू गया। दिल इस तरह धड़क रहा था जैसे कोई अपना मिलकर बिछड़ गया है। मारिया और रुखसाना दोनों बैठी बातें कर रही थीं। दूसरे कमरे में जफर और तौकीर शतरंज की बाजी खेल रहे थे। रुखसाना बहुत परेशान थी। वो मारिया को हुरिया के मुतालिक बता रही थी। तुमने वो सारी बातें सुनी थी ना जो मैं और साहिल तौकीर को बता रहे थे? हाँ, मैं खुद परेशान हो गई थी, मारिया ने कहा। तौकीर का ख्याल है कि हुरिया ज़हनी मरीजा है मगर मेरे जहन में अजीब से खदशात आते हैं, रुखसाना ने कहा। मारिया ने रुखसाना का हाथ थामा। तुम फिलहाल हुरिया पर नजर रखो। हम चंद दिन ही यहाँ हैं। वापस जाके सोचेंगे कि क्या किया जाए। खुद को परेशान मत करो। मैं अब चलती हूँ। जफर से भी कहती हूँ कि अब चलें, बहुत थकावट महसूस हो रही है। रुखसाना मारिया के साथ खड़ी हो गई। तुम जफर भाई से बात करो, मैं जरा हुरिया को देखकर आती हूँ कि वो क्या कर रही है। ये कहकर रुखसाना हुरिया के कमरे में दाखिल हुई। इसके कमरे में दाखिल हुई तो हुरिया अपने बेड पर बैठी कोई किताब पढ़ रही थी। रुखसाना मुस्कुराती हुई हुरिया के करीब आई। मेरी बेटी क्या पढ़ रही है? हुरिया कोई जवाब दे बगैर किताब पढ़ने में मसरूफ रही। रुखसाना ने किताब की तरफ देखा तो हैरत से बोली, पुरस्कार नावल। तुम्हें तो पुरस्कार नावल पसंद नहीं थे? हुरिया तमसफराना अंदाज में मुस्कुराई। फिर इसने गहरी नजर से रुखसाना की तरफ देखा और महीन सी आवाज में, तुम्हारी हुरिया खो गई है ममा। आप इसे कहाँ ढूंढोगी, जमीन में या आसमान में? रुखसाना सरतापा कांप के रह गई। इसकी पेशानी पर पसीना चमकने लगा। हुरिया ने सहमी हुई रुखसाना की तरफ देखा। किया हवा कुछ याद आ गया यही कि ये बात मैंने आपसे पहले भी कही थी। डर लग रहा है किया, वो मुर्दा लड़की याद आ गई। मैंने उस मुर्दा लड़की के जिस्म में घुसकर आपसे बात की थी। तुम गोश्त के लोग होते ही ना समझो, तुम्हें बात जल्दी समझ नहीं आती। रुखसाना उल्टे कदम से चलती हुई दीवार से जा लगी, फिर रोती हुई कमरे से बाहर निकल गई। जफर, मारिया और तौकीर एक ही कमरे में बैठे थे। मारिया जफर को गेम छोड़ने के लिए कह रही थी, बस थोड़ी देर और फिर चलते हैं। मारिया जफर की बात पर वहीं बैठ गई। रुखसाना रोती हुई कमरे में दाखिल हुई। तौकीर और जफर खेल छोड़कर उसकी तरफ बढ़े। वो इंतहाई खौफजदा और घबराई हुई थी। सही बोल ना पा रही थी वो हुरिया, किया हवा हुरिया को। तौकीर ने रुखसाना को शान से पकड़ा। इसने अपनी खौफ से फटी फटी आंखें तौकीर के चेहरे पर गाड़ दी। हुरिया कह रही है कि इसने मुर्दा लड़की के जिस्म में घुसकर मुझसे बात की थी। तौकीर जहां खड़ा था वहीं सुन हो गया। कमरे में खामोशी छा गई। खौफ से सनसनाते हुए साए कमरे में मंडलाने लगे। तौकीर ने लंबा सांस खींचा और फिर ऊपर की तरफ देखा। या अल्लाह, ये सब किया है, हमें रास्ता दिखा। जफर तौकीर के करीब आया।
परेशान ना हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। जो भी हकीकत है हमारे सामने आ जाएगी, फिर हम वापस जाते ही किसी आमिल से रुजू करेंगे। हुरिया का मसला साई का 61 का नहीं है, इसे आमिल की जरूरत है। तौकीर खामोश हो गया। इस बात के बाद उसे भी यकीन होने लगा था कि कोई ऐसा राज है जिससे वो सब गाफिल हैं। मारिया और जफर अपने कमरे में चले गए। जफर ने मारिया से अपना रिश्ता नहीं तोड़ा था, मगर मारिया के लिए उसके दिल में जो रंजिश थी वो रंजिश अभी खत्म नहीं कर सका था। वो मारिया के विशा के साथ बदतरीन सलूक को कभी फरामोश ना कर सका। मगर शमून की मौत के बाद इस एहसास से कि इसको उसके किए की सजा मिल गई है, उसने मारिया से अपना सलूक कुछ बेहतर कर लिया था। मारिया भी शमून की मौत के बाद फांसी बदल गई थी। इसने जफर से कई बार माफी मांगी, लेकिन जफर उसे दिल से कभी माफ ना कर सका। वो वशा के बारे में जानना चाहता था और अभी असल हकीकत पर पर्दा पड़ा हुआ था, इसलिए मियां बीवी के फासले अभी खत्म नहीं हुए थे। मारिया बिस्तर पर दराज हो गई और जफर सोफे पर अपना लैपटॉप लेकर बैठ गया। मारिया को थकावट थी, मगर इसे नींद नहीं आ रही थी। एक अजीब सा खौफ इसके हवास पर तारी था। बेचैनी से करवटें बदलते बदलता इसकी ऊँख लग गई। जफर अपने काम में मसरूफ था। तकरीबन आधे घंटे के बाद मारिया नींद से हड़बड़ा के उठ गई। जफर अपना लैपटॉप छोड़कर जल्दी उसकी तरफ बढ़ा। किया हवा। मारिया का हलका सूख रहा था। जफर ने उसे पानी पिलाया। किया कोई डरावना ख्वाब देख लिया है? जफर ने पूछा। डरावना ख्वाब किया देखना, पूरे होश वाओ हवास में इर्द गिर्द होने वाले जो खौफनाक वाकयात देख रही हूँ। बार बार उनका ख्याल सोने नहीं देता। मुश्किल से आंख लगी थी तो शमून की जली हुई लाश सामने आ गई। जफर ने ठंडी आह भरी। अब तो मुझे भी दहशत महसूस होने लगी है। ऐसा लगता है कि कोई शैतानी मखलूक हमारे आसपास है। वो मुख्तलिफ रूप धार कर हम पर हमला भी कर रही है, मगर हम कुछ भी नहीं कर रहे। मारिया जफर के करीब होके बैठ गई। तुम्हें याद है जब ताबिश और महक का कत्ल हुआ तो हुरिया उस वक्त हमारे साथ नहीं थी। वो अचानक कहीं गायब हो गई थी और फिर वो हमें बेहोशी की हालत में मिली। उस वक्त ताबिश और महक के कत्ल की खबर भी मिली। मैं तो कहती हूँ वापस चलते ही, इससे कि कोई और वाकया हो। हमें फौरन हुरिया को पहले किसी एग्जॉसिस्ट को दिखाना चाहिए। जफर मारिया की बात सुनकर सोच में पड़ गया। बस आप सुबह ही तौकीर भाई से बात करें, हम कल वापस चलते हैं। मारिया ने कहा। अभी तुम सो जाओ, मैं कल तौकीर से बात करता हूँ। शायद तुम ठीक कह रही हो, जफर ने कहा। मारिया उनकी मौनत कर लेट गई, मगर जफर ताबिश और महक की अमवात के बारे में सोचता रहा। मुझे भी ये बात गैर मामूली लगी थी कि ताबिश और महक के कत्ल के वक्त ही हुरिया हमारे बीच नहीं थी। सुबह होते ही जफर ने तौकीर से बात की और उन सब ने तय किया कि दोपहर के बाद वो वापसी के लिए निकल जाएंगे। रुखसाना इस फैसले से काफी मुतमईन थी। वो और मारिया वापसी के लिए पैकिंग करने लगी। पैकिंग के बाद वो सब सैरो तफरीह के लिए निकल गए। दोपहर का खाना भी इन्होंने बाहर से ही खाया। तकरीबन 4 बजे वो वापस होटल पहुंचे। इन्होंने होटल का बिल अदा किया और 4:30 बजे वो होटल से वापसी के लिए रवाना हुए। किसी के चेहरे पर भी वापसी के लिए उदासी के तासुरात नहीं थे, सिवाय हुरिया के। वो सब ऐसे थे जैसे किसी मुसीबत से बुरी इल्ज़मा हो रहे हैं। हुरिया तो जैसे खुशी और गम हर तरह के तासुरात से बेनियाज थी। वो तो जैसे अपने आप में ही उलझी रहती थी। वो खूबसूरत पहाड़ों की वादी से गुजर रहे थे। मारिया और रुखसाना इस तरह सहमी बैठी थीं, जैसे उन पहाड़ों पर आसिफ बस्ता ही जो किसी वक्त उन पर हमला कर देंगे। दोनों गाड़ियों पहाड़ों के वस्त से गुजर रही थीं। सांप जैसी लहरी सड़क जिसने एक पहाड़ी को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया था, भूल भलीम जैसी मालूम हो रही थी। तौकीर ने माहौल को खुशगवार बनाने के लिए डेक लगा लिया। तौकीर की गाड़ी आगे थी और जफर की गाड़ी इसके पीछे थी। तौकीर ने विंडो स्क्रीन से बाहर झांका। वाह, क्या खूबसूरत नजारा है। रुखसाना देखो कितनी खूबसूरत आबिशार है, यहाँ कुछ देर के लिए उतरते हैं। रुखसाना ने खिड़की से बाहर देखे बगैर नफी में सर हिलाया। हमें बस कहीं नहीं रुकना, जैसा आपका हुक्म। तौकीर गाड़ी चलाता रहा। इस नसाइड मिरर से देखा कि जफर ने आबिशार के करीब गाड़ी रोक दी। अब तो उनके साथ गाड़ी रोकना तौकीर की मजबूरी थी। इसने गाड़ी रिवर्स की और अपनी गाड़ी उनकी गाड़ी के साथ ही पार्क कर ली। तौकीर और इसकी फैमिली गाड़ी से बाहर निकले तो जफर ने तौकीर की तरफ देखा। यार, इतनी प्यारी जगह छोड़कर तुम आगे बढ़ रहे थे। दिल में तो आया था कि रुक जाएं, लेकिन जब वापसी का इरादा कर लिया है तो इस तरह हमें अपना वक्त जाया नहीं करना चाहिए, तौकीर ने जफर के करीब आते हुए कहा। मारिया और साहिल गाड़ी से बाहर निकले। क्या बात है, उन जाजिब नजर नजारों को कौन नजरअंदाज कर सकता है। ये कहकर साहिल गाड़ी से अपना हैंडीकैम निकाल कर ले आया। रुखसाना और हुरिया भी गाड़ी से बाहर आ गईं। रुखसाना ने पहाड़ी की चोटी तक देखा, जहां से तेज रफ्तार पानी के धारे कटावदार पत्थरों के नशेबवाओ फराज से छन छन की आवाज से टकराते हुए पूरे जोश के साथ गोल पत्थरों पर बरस रहे थे। कुदरत के करिश्मे देखो कैसे उन खुश्क पत्थरों से पानी के धारे निकलता हैं।
जफर और तौकीर रुखसाना के करीब आए। ये पहाड़ काफी पीछे तक फैला हुआ है, जहां पहाड़ के मुख्तलिफ हिस्सों से छोटी छोटी आबशारें फूट रही हैं। रुखसाना ने साहिल और मारिया को पुकारा, आओ पहाड़ के दूसरी तरफ चलते हैं। मारिया ने हाथ से नफी का इशारा किया, आप लोग जाएं, किमी और साहिल इधर ही ठहरेंगे। साहिल जो मूवी बनाने ही मसरूफ था, उसने भी कहा, आंटी आप लोग जाएं, हम कुछ देर बाद आते हैं। जफर, तौकीर, रुखसाना और हुरिया दूसरी जानिब चले गए। मारिया साहिल से मुखातिब हुई, जाओ जरा गाड़ी से मोबाइल तो ले आओ, आप मेरा ये कैमरा पकड़ें, वीडियो बन रही है, स्टॉप मत करना, बस उसी व्यू पर सीट रखें। साहिल मारिया को कैमरा थमाकर गाड़ी से मोबाइल लेने चला गया। इसने गाड़ी का दरवाजा खोला और मोबाइल ढूंढने लगा। जिस जगह मारिया ने बताया था वहां मोबाइल नहीं था, हो सकता है कि हाथ लगने से नीचे गिर गया हो। साहिल फ्रंट सीट के नीचे हाथ से मोबाइल ढूंढने लगा। उसी दौरान मारिया के पास एक बच्ची आई जो 6 या 7 साल के लगभग थी। इसने पठानी फराक पहना हुआ था जिस पर शीशे जुड़े थे। बेगम साहिबा, ये खरीदी भी मेरी अम्मी ने बड़ी मेहनत से बनाए हैं। मारिया ने कैमरा स्टॉप किए बगैर पत्थर पर रख दिया और बच्ची की चीजें देखने लगी। बच्ची की चीजों को छुए एक साथ भी ना गुजरी कि वो बच्ची खूबसूरत जवान लड़की का रूप धार गई। मारिया के हाथ से संदल की लकड़ी का परस छूट गया, उसके हलक से बेइख्तियार निकला। वशा सफेद लिबास में इसके सामने खड़ी थी। उसने अपने सामने के दंत मारिया की गर्दन में पेवस्त कर दे। मारिया की करबनाक चीखें फिजा में बुलंद हो गईं। साहिल तेजी से गाड़ी बाहर निकला और मारिया की तरफ बढ़ा। जूनी मारिया का खून वशा के नोकीले दांतों में लगा। वशा का सफेद लिबास 7 रंगों में बदल गया। साहिल को देखते ही वो लड़की किसी रूह की तरह हवा में उड़ी और 7 रंगों वाली खूबसूरत ततली का रूप धार गई। साहिल ने ये मंजर तो देखा मगर वशा का चेहरा ना देख सका। इसने मारिया को बानहम के हिसार में ले लिया। उसने ऊपर देखा, ततली अभी तक हवा में उड़ रही थी। वो बिल्कुल ऐसी ही थी जैसी उसे ख्वाब में दिखाई दी थी। फिर वो इसकी निगाहों से ओझल हो गई। मारिया दम तोड़ चुकी थी। साहिल ने जफर को फोन किया। फरू सब दौड़ते हुए वहां पहुंचे। सबके होश उड़ गए। रुखसाना चीख चीख कर रोने लगी। तौकीर ने उसे संभाला। जफर सकते की सी कैफियत में मारिया की लाश के करीब बैठा था। पछतावे के एहसास से उसका सर चकरा रहा था कि काश हम यहाँ ना रुकते। इसने मारिया के चेहरे पर इसका दोपट्टा डाल दिया और सवालिया नजरों से साहिल की तरफ देखा जो किसी बड़े से पत्थर पर खुद भी पत्थर बना बैठा था। ये सब कैसे हुआ? साहिल झीले झीले कदमों से मारिया की लाश के करीब आया। इसने मारिया के चेहरे से दोपट्टा उठाया और इसके चेहरे को तिरछा किया। मारिया की गर्दन पर वही दांतों के निशान थे जो शमून की लाश पर थे।